हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं ज्योति आपका अपने परिवार सेल्फ स्टडी एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में तो समय रह नहीं गया है। और परीक्षा के लिए सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छे से आपका एग्ज़ाम हो। आज हम देखेंगे यूथ के प्रैक्टिस सेट के जो परामर्श के क्वेश्चन दिए गए हैं उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि परामर्श से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो हमें अपने ये नंबर पक्के करने हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं परामर्श का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं सलाह देना, सलाह लेना, या परामर्श लेना, या फिर प्रशिक्षण देना, या फिर उपयुक्त सभी। तो परामर्श का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सलाह लेना या परामर्श लेना। प्लेलिस्ट में डिटेल में भी परामर्श की वीडियो पड़ी हुई है, अगर आपके यहाँ से समझ नहीं आता तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। फिर नेक्स्ट आ जाता है परामर्श में कम से कम कितने व्यक्तियों की लिप्तता आवश्यक होती है। तो आपके ऑप्शन है 4, 3, 6 या फिर 2। तो परामर्श से कम 2 व्यक्तियों की लिप्तता आवश्यक होती है, जिससे परामर्श देने वाला होता है और एक परामर्श लेने वाला। क्योंकि जब कोई परामर्श लेने वाला ही नहीं होगा तो हम देंगे किसको, और अगर कोई देने वाला नहीं होगा तो हम लेंगे किससे। तो इसलिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं किस समाजशास्त्री के अनुसार परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास है। आपका क्वेश्चन है किस समाजशास्त्री के अनुसार परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास है। आपके ऑप्शंस हैं रूट स्ट्रोंग, रॉबिन्स, मायर्स या फिर उपयुक्त सभी। तो रूट स्ट्रोंग के अनुसार परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित रूप है। किसने कहा था? ये कहा था रूट स्ट्रोंग ने। किसने? रूट स्ट्रोंग ने। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका किस समाजशास्त्री का कहना है कि मात्र व्यवसाय के लिए ही नहीं वरन जीवन की किसी भी समस्या के समाधान हेतु जो वैचारिक सहायता दी जाती है वह परामर्श होती है। तो किसने कहा था ये, कि किस समाजशास्त्री ने कहा था कि मात्र व्यवसाय के लिए ही नहीं वरन जीवन की किसी भी समस्या के समाधान हेतु जो वैचारिक सहायता दी जाती है वह परामर्श होती है। तो ये किसने कहा था? ये मायर्स ने कहा था कि मात्र व्यवसाय के लिए नहीं वरन जीवन की किसी भी समस्या के समाधान हेतु जो वैचारिक सहायता दी जाती है वह क्या होती है? वह परामर्श होती है। किसने कहा? मायर्स ने कहा। नोट डाउन कर लेंगे इसको। फिर नेक्स्ट आ जाता है परामर्श प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो क्या बताओगे? आपके ऑप्शन है लक्ष्य निर्धारण, समस्या का परिचय, बौद्धिक प्रक्रिया या फिर कोई नहीं। क्या क्या ऑप्शन है आपके? लक्ष्य निर्धारण करना, समस्या का परिचय, बौद्धिक प्रक्रिया या फिर कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा लक्ष्य निर्धारण करना, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण घटक तो लक्ष्य ही होगा। अगर हम किसी से परामर्श लेंगे और किसी को परामर्श देंगे तो वो क्यों देंगे? किसी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको मैं ऐसे समझाती हूँ बहुत इजी से तरीके से। मान लीजिए आपको कोई समस्या है, तो आप उसका समाधान किसी से पूछोगे, किसी के पास जाओगे, तो जिसके आप पास जाओगे वो क्या होगा? वो होगा परामर्शदाता। और आप परामर्श लोगे तो आप क्या होगे? परामर्श प्रार्थी। और आप दोनों मिलकर क्या करोगे? एक सलाह लेगा और एक देगा। तो आप उसे प्राप्त करने के बाद अपने लक्ष्य का निर्धारण करोगे, मतलब जो आपका लक्ष्य होगा उसे अचीव करोगे, जो आपने लक्ष्य अपना निर्धारित किया होगा। कैसे? मान लीजिए कि आपको कोई कार्य नहीं आता और आप उस कार्य को करना चाहते हो। उस कार्य को आपको कोई क्लास का कोई भी चैप्टर आपको समझ नहीं आया, तो आप क्या करोगे? आप किसी टीचर के पास जाओगे, और जब टीचर आपको उसको अच्छे से समझाएगा, उस चैप्टर को अच्छे से समझाएगा, तो फिर आप क्या करोगे? चैप्टर को समझने के बाद आप अपना एग्ज़ाम दोगे, और एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आएगा वो होगा आपका लक्ष्य, यानी कि आपने अपने एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर ली। क्लियर है आपको? फिर नेक्स्ट चलते हैं परामर्श की विशेषताओं में सम्मिलित है। परामर्श की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है? वार्तालाप का स्वरूप, व्यक्तिगत प्रक्रिया, या फिर आत्मविश्वास का विकास, या फिर उपयुक्त सभी। तो परामर्श की विशेषता क्या क्या होती है? वार्तालाप, यानी कि हम किस तरीके से किससे बात करते हैं, उसका स्वरूप क्या है। व्यक्तिगत प्रक्रिया, क्योंकि पर्सनली भी हम किसी से एडवाइस ले सकते हैं। और आत्मविश्वास का विकास, यानी कि जब हम किसी से परामर्श लेंगे, मैंने आपको अभी बताया, जब हमारी कोई चैप्टर समझ नहीं आएगा या कोई भी टॉपिक समझ नहीं आएगा, तो आप अपने शिक्षक को बोलोगे कि ये हमें आप समझा दीजिए। और जब शिक्षक आपको समझाएगा और अच्छे से आपको वो टॉपिक क्लियर होगा, तो क्या होगा? आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप परीक्षा में अच्छा कार्य कर पाओगे, यानी कि
आप अच्छा टारगेट अपना अचीव कर पाओगे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या होगा आपका आंसर? उपयुक्त सभी होगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है परामर्श की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? समस्या समाधान में सहायता, प्रार्थी समय निर्णय लेने में सक्षम, या सौहार्दपूर्ण वातावरण, या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर क्या होगा इसमें? उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि वार्तालाप का स्वरूप, व्यक्तिगत प्रक्रिया सारी तो हमने आपको बताई दी। लेकिन परामर्श की मुख्य विशेषताएं इसमें आप बताइए क्या होगा? समस्या समाधान में सहायता, प्रार्थी समय निर्णय लेने में सक्षम, सौहार्दपूर्ण वातावरण, या फिर उपयुक्त सभी। तो आप क्या बताओगे? उपयुक्त सभी, क्योंकि समस्या समाधान में भी सहायता मिलती है और प्रार्थी से निर्णय लेने में भी सक्षम होता है। क्योंकि आप किसी को समस्या बताओगे, आपकी समस्या के लिए वो समाधान बताएगा, तो फिर आप क्या करोगे? उसके लिए निर्णय लेने में सक्षम हो जाओगे और आपका जो वातावरण होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? उपयुक्त सभी। क्लियर है आपको? फिर नेक्स्ट चलते हैं परामर्श की विशेषताएं। परामर्श की विशेषताएं क्या क्या है? समस्यापरक, सहायता प्रदान, या फिर दो व्यक्तियों का आपसी संपर्क, या उपयुक्त सभी। ये आपका क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि समस्या परक भी होती है और सहायता भी प्रदान होती है परामर्श से, और दो व्यक्तियों के बीच आपसी संपर्क भी होता है। क्योंकि एक होता है परामर्शदाता यानी कि परामर्श देने वाला, एक होता है परामर्श प्रार्थी यानी कि परामर्श लेने वाला, और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? टारगेट को अचीव करते हैं। यानी कि हम सलाह क्यों लेते हैं? किसी लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। तो इसलिए ये सारी परामर्श की विशेषताओं में आ जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विलियमसन और हर्ले के अनुसार परामर्श प्रक्रिया के कितने पद होते हैं? तो परामर्श प्रक्रिया के कितने पद होते हैं आप सभी को बताना है। आपकी जो थ्योरी की वीडियो है इसमें भी डिटेल में बताया गया है कि विलियम्स और हर्ले के अनुसार परामर्श की प्रक्रिया के 6 पद होते हैं। कितने होते हैं? 6 पद होते हैं। जो किस प्रकार है? इस प्रकार है: विश्लेषण, संश्लेषण, निदान, पूर्वानुमान, परामर्श और अनुवर्तीन। ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में कौन परामर्श प्रक्रिया के पद हैं? निदान, विश्लेषण, परामर्श, या उपयुक्त सभी। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्या होगा? निदान, परामर्श, विश्लेषण सभी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका, परामर्श का सिद्धांत क्या है? स्वीकृति का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत, या व्यक्ति के सम्मान का सिद्धांत, या उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? इसमें आपके सारे ही हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे सारे? स्वीकृति का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत, व्यक्ति के सम्मान का सिद्धांत, व्यक्ति के साथ विचार करने का सिद्धांत, लोकतंत्रीय आदर्शों के साथ निरंतरता का सिद्धांत। क्योंकि स्वीकृति भी मिलती है परामर्श में और हम सीखते भी हैं। क्योंकि जब हम किसी से सलाह लेंगे तो क्या करेंगे? हम उस कार्य को अच्छे से कर पाएंगे जिस कार्य को करने में हमें समस्या आ रही होगी। और व्यक्ति का सम्मान भी बढ़ता है कि अगर किसी कार्य को करते हैं और वह हमें नहीं आता, लेकिन हम किसी भी गाइडेंस में अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं, तो क्या होता है? हमारा सम्मान बढ़ता है। व्यक्ति के साथ विचार भी, क्योंकि हम जब सामने वाले को अपने विचार बताएंगे, सामने वाला हमें बताएगा, तो क्या होगा? विचारों का आदान प्रदान होगा। तो क्या होगा? व्यक्ति के साथ विचार करने का सिद्धांत भी परामर्श के सिद्धांत में आता है। और निरंतरता का सिद्धांत यानी कि लोकतंत्रीय आदर्शों के साथ निरंतरता बनी रहती है, यानी कि कंटिन्यू करते हैं हम इसको। फिर नेक्स्ट आ जाता है, निम्न में से कौन परामर्श का सिद्धांत नहीं है? अभी हमने पढ़ा कि कौन कौन से सिद्धांत हैं, अब पढ़ लेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत नहीं है। तो कौन कौन से सिद्धांत नहीं है? बताइए कौन कौन से सिद्धांत नहीं है। आपके ऑप्शन है स्वीकृति का सिद्धांत, व्यक्ति के साथ विचार करने का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत, या फिर संश्लेषण का सिद्धांत। हमने आपको अभी समझाया कि स्वीकृति का सिद्धांत भी होता है, व्यक्ति के साथ विचार करने का सिद्धांत भी होता है। क्योंकि जब हम किसी को अपने विचार नहीं बताएंगे और सामने वाले के विचार नहीं सुनेंगे तो हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा? तो इसलिए व्यक्ति के साथ विचार करने का भी सिद्धांत होता है। इसी तरह हमारा सीखने का सिद्धांत आ जाता है। लेकिन कौन सा सिद्धांत नहीं आता? संश्लेषण का सिद्धांत नहीं आता, क्योंकि संश्लेषण का सिद्धांत परामर्श के सिद्धांत के अंदर नहीं आता। ठीक है। संश्लेषण सिद्धांत का प्रयोग परामर्श की प्रक्रिया में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, परामर्श की विधियां। ये आपका देख लेते हैं। परामर्श की विधियों में सम्मिलित होता है। कौन कौन सम्मिलित होता है? मौन धारण, पुनरावृत्ति, अस्वीकृति, उपयुक्त सभी। तो कौन होता है? मौन धारण भी होता है, पुनरावृत्ति भी होती है, क्योंकि किसी कार्य को करेंगे, रिपीटेड करेंगे, बार बार करेंगे तो क्या होगा? अभ्यास हो जाएगा। पुनरावृत्ति करेंगे तो अच्छे से हमारा कार्य हो जाता है। स्वीकृति भी होती है, तो क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कार्य व समस्याओं के क्षेत्र के आधार पर भारत में निर्देशन को मुख्यतः कितने प्रकारों में बांटा गया है? आपका क्वेश्चन है,
कार्य व समस्याओं के क्षेत्र के आधार पर भारत में निर्देशन को मुख्यतः कितने प्रकारों में बांटा गया है? आपके ऑप्शन है 2, 4, 5 या फिर 3। तो आप क्या बताओगे? कार्य व समस्याओं के क्षेत्र के आधार पर भारत में निर्देशन को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से? शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन और फिर क्या आ जाता है आपका? फिर आ जाता है व्यक्तिक निर्देशन। तो कौन कौन से हो गए आपके? 3 हो गए, शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निर्देशन विधि के आधार पर निर्देशन को कितने भागों में बांटा गया है, ये आप देख ही चुके हैं। कार्य व समस्याओं के क्षेत्र के आधार पर आपने देख लिया। अब निर्देशन विधि के आधार पर निर्देशन को कितने भागों में बांटा गया है? तो यह बांटा गया आपका 2 भागों में, व्यक्तिक और सामूहिक। परामर्श के कितने प्रकार होते हैं? आपको बताना है परामर्श के कितने प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है आपका निर्देशात्मक परामर्श, एक होता है अनिर्देशात्मक परामर्श और एक होता है आपका समन्वित परामर्श। तो क्या क्या होता है इनमें? जो आपका निर्देशात्मक परामर्श होता है परामर्शदाता पर आधारित होता है, यानी कि परामर्शदाता जिस तरीके से चाहेगा वो परामर्श प्रार्थी को सलाह दे सकता है, अपने तरीके से उसको लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। एक अनिर्देशित परामर्श होता है, उसमें क्या होता है? ये मान लिया आप परामर्श प्रार्थी हैं, यानी कि समस्या आपकी है और आप किसी से सलाह मांग रही हैं, तो जो आपको सलाह देने वाला होगा वो आपके हिसाब से आपकी समस्या का समाधान करेगा। ये आ जाता है आपके अनिर्देशित परामर्श में। फिर आता है आपका थर्ड, समन्वित परामर्श। इसमें क्या आता है? परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी पर जो समन्वय होता है उस पर ये आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निर्देशित परामर्श के लाभ कौन कौन से हैं? आपको बताना है कि निर्देशित परामर्श के लाभ कौन कौन से हैं। आपके ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि, समय की बचत, समस्या पर बल या उपयुक्त सभी। तो प्रत्यक्ष विधि भी होती है, समय की बचत भी होती है, क्योंकि मान लीजिए कोई कार्य हमसे हो नहीं रहा है, हमसे आता नहीं है, अगर हम किसी की सलाह से उस कार्य को बहुत जल्दी कर देते हैं तो क्या होता है? समय की बचत होती है। और इसमें क्या होता है? निर्देशित परामर्श में समस्या पर बल भी दिया जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? उपयुक्त सभी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निर्देशित परामर्श के दोष। अब हमने ये पढ़ लिया कि कैसे आधारित होता है और लाभ कौन से हैं। अभी हम इसके दोष देख लेंगे। तो समनिर्देशन का अभाव होता है, परामर्श प्रार्थी का निष्क्रिय हो जाना होता है, परामर्शदाता पर आश्रितता होती है, उपयुक्त सभी। तो ये सभी आएगा। जैसे कि हमने आपको समझाया कि अगर एग्जाम में आ जाता है कि निर्देशित परामर्श किस पर आधारित होता है या आश्रित होता है, तो आप बताओगे कि परामर्शदाता पर आश्रित होता है, क्योंकि वह जिस तरीके से चाहे परामर्श प्रार्थी को ऐसे ही किसी भी दिशा में ले जा सकता है, क्योंकि वह अपने तरीके से कार्य करता है। परामर्श प्रार्थी पर उसका जोर नहीं होता, मतलब कि वह अपने तरीके से उसकी समस्या को सुलझाने का प्रयास करता है। ये इसके दोष हैं। और व्यवहारिक पद की भी अवहेलना होती है, परामर्शदाता द्वारा पक्षपात भी हो सकता है। मान लीजिए हमने किसी पर आंखें बंद करके विश्वास कर लिया, हमसे कोई कार्य नहीं आता और हमने उसको कह दिया कि आप हमें बताइए कि हम इस समस्या से कैसे निकलेंगे, और उस व्यक्ति ने अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए, या फिर मान लीजिए कि कोई हमारा रिलेटिव है और हमने किसी को ये बातें बता दी, तो हमारे रिलेटिव के जो कॉन्टैक्ट हैं वे उस व्यक्ति से हैं जो मतलब परामर्शदाता है, परामर्शदाता जो सलाह देने वाला है उससे हैं, तो वो क्या करवाएगा? हमें उससे सलाह करके गलत सलाह भी दिलवा सकता है। तो ये भी इसका एक प्रमुख दोष माना गया है। अब आ जाता है हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? अनिर्देशित परामर्श के लाभ कौन कौन से हैं? निर्देशित पढ़ लिया, अब अनिर्देशित पढ़ लेंगे। तो परामर्श प्रार्थी का आत्मज्ञान विकसित होना, स्वर्णन का अवसर, समस्या समाधान की योग्यता या उपयुक्त सभी। तो क्या आएगा आपका इसमें? इसमें सारे आ जाएंगे, क्योंकि समायोजन में भी सहायक होता है और परामर्श प्रार्थी को अवसर भी मिलता है कि कैसे उसकी समझने की, सोचने की क्षमता में भी विकास होता है। और परामर्श प्रार्थी भी स्वयं जिम्मेदार होता है, क्योंकि वह बताता है कि किस रास्ते पर चलना है और कैसे हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, और समस्या समाधान की योग्यता को विकसित भी कर सकता है। तो परामर्श प्रार्थी का क्या होगा? इसमें आत्मज्ञान विकसित होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? उपयुक्त सभी आंसर हमारा इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे।
अनिर्देशित परामर्श के दोष। अभी हमने इसके लाभ पढ़े थे, अब दोष को देख लेंगे। तो दोष में क्या आता है, परामर्शदाता निष्क्रिय हो जाता है, अधिक समय लग जाता है और व्यक्तिगत संपर्क का अभाव होता है। तो क्या आ जाएगा हमारा इसमें, हमारा आ जाएगा सभी। सभी कैसे आ जाएगा, क्योंकि परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी के हिसाब से चलेगा तो इसलिए निष्क्रिय हो जाएगा। अधिक समय भी लगेगा क्योंकि प्रार्थी को ये तो पता नहीं होता ना कि डायरेक्टली कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अधिक समय लगेगा। और व्यक्तिगत संपर्क का भी अभाव होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्या होगा, उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट आ जाता है समन्वित परामर्श के प्रवर्तक हैं। आपके ऑप्शन है एफ.सी. थारने, रूथ स्ट्रोंग, मायर्स या फिर कोई नहीं। तो प्रवर्तक कौन है, एफ.सी. थारने हैं। यह परामर्श निर्देशित तथा अनिर्देशित दोनों परामर्शों का संयोग होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा एफ.सी. थारने। फिर नेक्स्ट है आपका समन्वित परामर्श के लाभ क्या हो सकते हैं। आपके ऑप्शन है कम खर्चीला, कार्यक्षमता पर अधिक बल, अधिक प्रभावशाली या फिर उपयुक्त सभी। तो इसके लाभ कौन कौन से आते हैं, इसके लाभ में सारे ही आ जाएंगे। सारे कैसे आ जाएंगे, कम खर्चीला भी होता है, कार्यक्षमता पर बल भी दिया जाता है, अधिक प्रभावशाली भी होता है। तो उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परामर्श की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। आपके ऑप्शन है परामर्श प्रार्थी की योग्यता पर, या परामर्शदाती के प्रतिभा, ज्ञान तथा दृष्टिकोण पर, या फिर आप परामर्शदाती के हठी व्यवहार पर, या उपयुक्त सभी। तो परामर्श प्रार्थी में अगर योग्यता होगी तो फिर वह एडवाइस ही क्यों मांगेगा। और फिर सेकंड आ जाता है परामर्श प्रार्थी के प्रतिभा, क्योंकि परामर्श जो ज्ञान देने वाला होगा, जो हमको सलाह देने वाला होगा, अगर वह अच्छा होगा, उसमें दिमाग होगा, उसे ज्ञान होगा, उसका नज़रिया अच्छा होगा, तो तभी तो वह अच्छी सलाह देगा। तो ये तो कुछ समझ भी आता है। फिर आता है परामर्शदाती के हठी व्यवहार। हठी व्यवहार तो नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई हमको एडवाइस देने वाला होगा, उसका हठी व्यवहार होगा कि नहीं तुमको ये काम ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, और हमारा मन उस कार्य को ऐसे करने को नहीं कर रहा है, तो हमें कैसे सफलता मिलेगी। और उपयुक्त सभी हो नहीं जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, परामर्शदाती के प्रतिभा, ज्ञान तथा दृष्टिकोण पर सफलता निर्भर करती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन, एक सफल परामर्शदाता के कौन कौन से गुण हो सकते हैं। सत्यनिष्ठता, कुशलता, व्यक्तियों में रुचि रखना, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि सत्य बोलने वाला होगा, कुशल होगा, और व्यक्तियों के व्यवहार में वह व्यक्तियों में रुचि रखेगा, तो तभी तो सफलता मिलेगी। तो एक सफल परामर्शदाता में ये गुण अवश्य होने चाहिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ जाता है आपका, एक सफल परामर्शदाता के कौन कौन से गुण हो सकते हैं। ये आपने देख ही लिया कि सत्यनिष्ठा, व्यक्तियों में रुचि रखना, कुशलता, उपयुक्त सभी इसमें आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्यों पड़ती है परामर्श की आवश्यकता, जब हम अपने टारगेट को अचीव करने में सक्षम नहीं होते तभी तो आवश्यकता होती है ना। क्योंकि परामर्श प्रार्थी की समस्याओं को दूर करने के लिए, परामर्श प्रार्थी को आत्ममूल्यांकन के लिए, परामर्शदाता को परखने के लिए। और कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, एक परामर्श प्रार्थी को परामर्श की आवश्यकता किन किन बातों के लिए पड़ती है, जैसे हीन भावना, पीने की आदतें, नशीली दवाओं की लत आदि को दूर करने के लिए पड़ती है, और उसकी जो मनोस्थिति होती है उसमें सुधार करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो किस लिए पड़ती है, आत्ममूल्यांकन के लिए और समस्याओं को दूर करने के लिए। इसमें डी आंसर आया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होगा वो ये दोनों हो जाएंगे, ए और बी दोनों। डी में भी यही दिया गया है कि ए और बी दोनों, क्योंकि परखने की क्या ज़रूरत होती है परामर्शदाता को, जब तक हमें अपने टारगेट को अचीव करने में दिक्कतें नहीं आएंगी तो तब तक हम परामर्शदाता को थोड़ी ना परखेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको परखने के लिए अपनी समस्या बताएंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इसलिए हमारे आंसर हो जाएंगे, हमारा ये जो हो जाएगा ऑप्शन, ये हो जाएगा ए और बी। और ए और बी कहाँ पर लिखा है, डी में लिखा है, तो डी ही हो जाएगा हमारा आंसर। संचार में निस्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है गति की पराभाषा, लघु परिधिकरण या फिर स्पर्शीय संचार। कौन कौन से ऑप्शन है आपके, गति की पराभाषा, लघु परिधिकरण या फिर स्पर्शीय संचार। तो आपका आंसर क्या होगा, संचार में होता है, क्योंकि जब हम किसी से भी बात करते हैं या निस्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करते हैं तो क्या होता है, स्पर्शीय संचार का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका, संचार प्रक्रिया में निम्नांकित में से कौन सा चरण पहले आता है। कौन सा चरण पहले आता है, कूट लेखन पहले आता है। कैसे, क्योंकि जब हम कोई भी संचार करेंगे तो क्या करेंगे, प्राप्तकर्ता को सूचना भेजेंगे, और जब हम सूचना भेजेंगे तो इसे क्या कहा जाएगा,
इसे कूटलेखन कहा जाएगा। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है औपचारिक शिक्षा निर्देश व प्राधिकरण पदानुक्रम संचार के किस प्रकार के उदाहरण हैं। औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार के किस प्रकार के उदाहरण हैं। तो आप बताओगे नियंत्रण, समझौता, संगठन या फिर सूचना। तो क्या बताओगे आप बताओगे नियंत्रण। नियंत्रण कैसे? औपचारिक दिशा निर्देश व प्राधिकार पदानुक्रम संचार नियंत्रण प्रक्रिया का उदाहरण है। वो कैसे उदाहरण है बताइए कैसे है? क्योंकि संगठनों में पदानुक्रम व दिशा निर्देश संचार ऊपर से नीचे की ओर संचारित होता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? संगठन में नियंत्रण बनाए रखना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा नियंत्रण। फिर नेक्स्ट आ जाता है अशाब्दिक संचार में निहित है। क्या निहित है? देह भाषा, मुख्य अभिव्यक्ति व लहजा। और सेकंड है आपका भाव भागिमा, देह मुद्राएं में भावनात्मक अभिव्यक्ति। और थर्ड है आपका न्यूनतम शाब्दिक मौन व मुख्य अभिव्यक्ति। और फोर्थ है आपका देह भाषा, लहजा व मौन। तो क्या होगा? भाव भागिमा, देह मुद्रा व भावात्मक अभिव्यक्ति। कैसे? क्योंकि जब हम संकेतों से किसी से बात करते हैं तो क्या करते हैं? उसमें भाव भागिमा आ जाता है। तो क्या करते हैं? मान लीजिए आपको किसी थर्ड पर्सन से बात करनी है, सेकंड पर्सन आपके पास बैठा है, तो आप कैसे करोगे? संकेतों के माध्यम से बात करोगे। तो उसे आप क्या कहोगे? अशाब्दिक संचार बोलोगे, क्योंकि आपने संकेतों के माध्यम से बात कर ली, आपको शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ी। वे संकेत हाथ से भी हो सकते हैं, आंखों से भी हो सकते हैं, पैर से भी हो सकते हैं। तो इसलिए अशाब्दिक संचार में भाव भागिमा, देह मुद्रा और भावात्मक अभिव्यक्ति आती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर थर्ड आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है आपका संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है कहलाता है। तो कैसे कहलाता है? आपके ऑप्शन है अंत समूह संप्रेषण, जन संप्रेषण, अंतवैयक्तिक संप्रेषण या फिर अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। तो क्या आएगा? संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है, क्या कहलाता है? जन संप्रेषण कहलाता है। क्या कहलाएगा? जन संप्रेषण कहलाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं। अच्छे श्रोता बनने के लिए जो दो कौशल संबंधित है वे हैं ध्यान देना या प्रतिपुष्टि प्रदान करना, या फिर ध्यान देना या जब आवश्यक हो अपनी अरुचि को छिपाना, या फिर ध्यान देना या दिए गए संदेश के प्रति उपयुक्त सूचकों से अनुक्रिया देना, या फिर एक समय में एक साथ कई संदेश सुनाना तथा सकारात्मक समालोचना प्रदान करना। तो क्या आएगा? अच्छे श्रोता हेतु दो आवश्यक कौशल ध्यान देना और प्रतिपुष्टि प्रदान करना है, क्योंकि जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, किसी की बातों को नहीं सुनेंगे, तो हम कैसे प्रतिपुष्टि देंगे? तो इसलिए क्या आवश्यक होता है? ध्यान देना आवश्यक होता है। मान लीजिए आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि आपको कोई बातें बता रहा है, लेकिन आपका ध्यान उस पर न होकर किसी और बात पर है, तो आप कैसे उसको अपनी प्रतिपुष्टि दोगे? तो इसलिए किसी भी अच्छे श्रोता बनने के लिए किसी की भी बातों को अच्छे से सुनना और समझना जरूरी होता है। क्या होता है? अच्छे से समझना और सुनना जरूरी होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा एक संपर्क कौशल नहीं है? सुनना, तैरना, बोलना या फिर हाथ लहराना। तो कौन सा नहीं है? सुनना, बोलना, हाथ लहराना संपर्क कौशल के अंतर्गत आता है, जबकि तैरना संपर्क कौशल के अंतर्गत नहीं आता। क्योंकि तैरने से हम कैसे किसी से बात करेंगे? सुनकर भी कर सकते हैं, बोलकर भी कर सकते हैं, और हाथ हिलाकर भी या हाथ लहराकर भी हम किसी को संकेत के माध्यम से बातें कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कौन सा आता है? 33 यानी कि 33 नंबर। उसमें क्या दिया गया है इसको भी देख लेंगे। इसमें दिया गया है रिक्त स्थान के बिना एक दूसरे के साथ संवाद करना असंभव है। आवाज़, फोन, हाथ या फिर संवाद कौशल। तो आवाज़ भी संवाद कौशल में आती है, हाथ भी संवाद कौशल में आता है और फोन भी संवाद कौशल में आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? संवाद कौशल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौशल है? तो आपके ऑप्शन है प्रतियोगी श्रव्य, निष्क्रिय श्रव्य, सक्रिय श्रव्य या फिर पूर्वाग्रही श्रव्य। तो क्या आ जाएगा इसमें आपका? इसमें आ जाएगा आपका आंसर सी यानी कि सक्रिय श्रव्य। कैसे? जैसे कि सभा सम्मेलन होगा उसमें भी हम बातें सुनेंगे, संगोष्ठी, भेंटवार्ता, साक्षात्कार, व्यक्तिगत परामर्श, मुलाकात, टेलीफोन, टेप रेडियो, समितियाँ, ये सब किस में आएगी? ये हमारे श्रव्य माध्यम में आएगी, क्योंकि जब हम सुनेंगे तभी तो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल के मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचल पैरामीटर है? आपसे ऑप्शन है अवरोध मुक्त संप्रेषण, या फिर सरल भाषा, आमने सामने का संपर्क,
या फिर पृष्ठ पोषण फीडबैक। तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा पृष्ठ पोषण फीडबैक। कैसे, संप्रेषण कौशल के मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त पैरामीटर पृष्ठ पोषण फीडबैक है। संप्रेषण दो या दो से अधिक प्राणियों के मध्य निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो कि व्यवहारिक आदान प्रदान में वृद्धि के लिए क्या होती है, उनका पृष्ठ पोषण करती है। कैसे, क्योंकि जब दो आदमियों के बीच में बातें होंगी तो क्या होगा, व्यवहार का आदान प्रदान होगा, तो फिर क्या होगा, उनकी वृद्धि के लिए क्या होगा, उनका पृष्ठ पोषण फीडबैक आवश्यक होगा। क्योंकि जब बातें करेंगे तभी तो कोई ना कोई रिजल्ट निकल कर आएगा, तो इसलिए पृष्ठ पोषण होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, निम्न में से क्या संचार कौशल में बाधक नहीं है, भावनात्मकता, संक्षिप्तता, सीमित शब्दावली या फिर वरिष्ठों का भय। तो क्या नहीं है, आपको बताना है, बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भावात्मकता, सीमित शब्दावली, वरिष्ठों का भय तथा सूचना की अधिकता संचार कौशल में बाधक है, जबकि संक्षिप्त संचार कौशल के लिए आवश्यक है। क्योंकि कम शब्दों में अपनी बातें कहेंगे तो क्या होगा, जो हमें सलाह देने वाला होगा वह भी अच्छे से समझ जाएगा, और क्या होगा, थोड़े समय, हमारी समय की बचत होगी और थोड़े समय में ही हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो क्या बाधक नहीं है, संक्षिप्तता बाधक नहीं है, क्योंकि वरिष्ठों का भय होगा तो हम कैसे सलाह ले पाएंगे, और इमोशनली अगर हम किसी के लिए ज़्यादा इमोशनल हैं तो फिर क्या होगा, हम अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से नहीं कह पाएंगे। और सीमित शब्दावली, कम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, अच्छे से अपनी बात को हम नहीं कह पाएंगे। तो आंसर आएगा संक्षिप्तता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रभावी पारस्परिक संचार कौशल हेतु हमें नहीं होना चाहिए निश्चित व परिशुद्ध, या फिर समय से, या फिर तर्कसंगत, या फिर व्यापक। तो क्या नहीं होना चाहिए, आपका आंसर होगा डी, यानी कि व्यापक। व्यापक कैसे, संचार प्रेषक को प्राप्तकर्ता को सूचना भेजने की प्रक्रिया है जिसमें जानकारी पहुंचाने के लिए ऐसे माध्यम का प्रयोग किया जाता है जिससे संप्रेषित सूचना प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों को समझ सके। यानी कि प्रभावी पारस्परिक संचार कौशल क्या करता है, व्यापक संचार में नहीं होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा व्यापक, क्योंकि निश्चित और परिशुद्ध भी होना चाहिए, तर्कसंगत भी होना चाहिए, क्योंकि तर्क हर बात के पीछे कोई ना कोई तर्क होता है और आपस में तर्क वितर्क होते हैं। तो क्या होता है, पारस्परिक संचार कौशल होता है, और उसमें समय की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन व्यापक जो होता है उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती। फिर नेक्स्ट आ जाएगा, संचार पर्यावरण के प्रमुख अंग हैं संदेश, उत्तर, बताइए, संदेश, मैसेज, उत्तर, रिस्पॉन्स, माध्यम, चैनल या फिर टेलीफोन। तो सही आपका आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा, संचार पर्यावरण के 3 अंग संदेश, उत्तर और माध्यम है। तो क्या आ जाएगा, संदेश, उत्तर और माध्यम। तो 1, 2 और आपका 4 आ जाएगा। तो किस में आ रहा है ये आपका, किस में आ रहा है, संदेश, उत्तर और आपका संचार आ जाएगा। तो क्या आएगा इसमें, माध्यम, यानी कि माध्यम संचार आ जाएगा। 1, 2 और 3 आपका आंसर इसमें हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है, पारस्परिक कौशल का उद्देश्य है कार्यकुशलता में सुधार करना एवं रिक्त स्थान को अधिक मूल्यवान बनाना है। तो आपके ऑप्शन है नियोक्ता, कर्मचारी, ग्राहक या फिर डॉक्टर। तो क्या आएगा, कर्मचारी को अधिक मूल्यवान बनाना है, क्योंकि कर्मचारी तो किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। तो जब कर्मचारी मूल्यवान होगा तो क्या होगा, उसकी कार्यकुशलता में सुधार हो जाएगा। कार्यकुशलता में सुधार के फलस्वरूप ही तो कर्मचारी की जो एलिजिबिलिटी होगी वो बढ़ेगी। तो इसलिए पारस्परिक संचार का उद्देश्य कार्यकुशलता में सुधार करना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कर्मचारी आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट और आपका लास्ट क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार के संप्रेषण में निम्नलिखित सम्मिलित है, एक प्रेषणकर्ता, एक संदेश या फिर एक वाक्य या फिर एक प्राप्तकर्ता। तो क्या होगा, किसी भी प्रकार के संप्रेषण में 5 तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन से, एक प्रेषणकर्ता, एक संदेश, एक होता है सूचना के माध्यम या विधि, एक होता है सूचना प्राप्तकर्ता और लास्ट होता है प्रत्युत्तर या वांछित प्रतिक्रिया। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी। तो आज की ये सीरीज जो परामर्श की थी आपकी कंप्लीट हुई। इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, और आपको डिटेल में जानना है तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है परामर्श की, आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो हंसते रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, और कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। धन्यवाद।